Jai Hind, Jai Bharat to everyone. Students, I hope you all are fine, safe and healthy at home. I am your educator from Commerce Zone. Myself Sengundar Sulakshna and I will be teaching you economics and BA. So students, today we are here to see standard 12th economics chapter number 2 economic growth and development. So students, as you all know, we have already seen many parts of this chapter. So today we are here to see the parts of the chapter. So students, as usual, before starting any new content, we are always seeing a short summarization of the previous portion. Means previously on the previous video, what we have seen, we are always seeing a short summarization on that topic. So previously we have seen about the one type of indicator, which means the growth indicator of the national income, and even we have discussed about many things on that portion. If you don't remember that points, then no problem, we will discuss it and you can summarize the portion in a very well manner. So students, let us move on with the summarization of the previous portion. तो इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर हम बात करते, आपका कंट्री जो है इकोनॉमिकली डेवलप हुआ कि नहीं, वो जो डेवलपमेंट के लिए ट्राई कर रहा है वो अचीव हुआ कि नहीं, अगर हुआ है तो कितने परसेंटेज तक हुआ है, कितने हद तक हुआ और कितना बाकी है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम कैसे जान सकते हैं. सो कहाँ तक हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके से और होगा, ये सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए हमें उसको मेजर करना पड़ेगा. तो उसको मेजर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स को, वेरियस फैक्टर्स को कंसिडर करके उसको मेजर करना पड़ेगा. सो वेरियस फैक्टर्स को कंसिडर करके जो हम मेजर करते हैं उसको हम बोलते हैं इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट, जो कि पहले से ही हमारे लिए दिया गया. सो इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट की अगर हम बात करते तो उसके अंदर हम इसको कैसे करते हैं और किस तरीके से करते हैं. इसके अंदर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना हुआ, कहाँ तक हुआ और आगे कैसे होगा, ये सब चीज़ों के बारे में डिस्क्लोज किया जाता है. इवन जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हम इंडिकेटर्स लेते हैं, ये जो इंडिकेटर्स है ये कहीं ना कहीं मेजरिंग रॉड यानी मापदंडी का काम करता है. दो कंट्रियों का दो अलग अलग टाइम पीरियड का कंपैरिजन करना हो या दोनों के बीच में हमें कंपैरिजन करके ये बताना हो कि किस तरीके से डेवलप हो रहा है, किस तरीके से नहीं हो रहा है, वो सब टॉपिक के लिए ये यूजफुल होता है. यहाँ पे एक एग्जांपल भी हमने देखा जो कि बहुत ही अच्छी एग्जांपल है. आपको अगर शरीर में जो आपका टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर ये चेंज होता है, वो जानने के लिए हम क्या करते हैं, तो थर्मोमीटर यूज करते हैं. बुखार आता है या जाता है, कम होता है, तो हम थर्मोमीटर रख के माप कर करके मेजर कर करके देखते हैं ना कि बुखार कितना बढ़ा, कितना घटा, अगर बढ़ा है तो कितना परसेंटेज बढ़ा है, घटा है तो कितना डिग्री घटा है. तो उसी तरीके से हमारे लिए ये इंडिकेटर्स जो है थर्मोमीटर जैसा काम करता है. इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना हद तक हो और कितना होना चाहिए, ये सब चीज़ों के लिए हेल्प आउट करने के लिए ये इंडिकेटर्स हमारे काम आते. मेनली ये 4 इंडिकेटर्स हमारे लिए यहाँ दिए गए. फर्स्ट है ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम. सेकेंड है रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा इनकम. थर्ड है क्वालिटी ऑफ लाइफ, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, जिसको PQLI बोला जाता है. फोर्थ है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको हम HDI बोलते हैं. सो ये 4 जो है इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स माने जाते, जिसको हम डिटेल में देखेंगे. सो उसके अंदर फर्स्ट टॉपिक हमने डिटेल में देखा जो है ग्रोथ ऑफ रियल नेशनल इनकम. सो अगर हम ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम की बात करते, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर ओवरऑल नेशनल इनकम कितना इंक्रीज हुआ है उसके ऊपर ये इंडिकेटर काम करता है. इसका मतलब रियली हमारा नेशनल इनकम कितना बड़ा है, इसके ऊपर कंट्री डेवलप हुआ कि नहीं, ये सारी चीज़ों के ऊपर वो बताता है. एक लंबे समय तक अगर नेशनल इनकम बढ़ता ही जाता हो तो वहाँ पे ये बोला जाता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम अटेन कर रहे हैं. इसके अंदर अलग अलग सिनेरियो में देखा
जाता है। कैसे सिनेरियो में देखा जाता है वो मैं अब आप लोगों को बताती हूँ। फर्स्ट सिनेरियो ये है, अगर नेशनल इनकम हायर रेट में इंक्रीज होता है, फॉर एग्जांपल हर साल जो है 5%, 6%, 10%, 20% ऐसा इंक्रीज होता है तो वहां पे हाई रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोला जाता है। वही अगर नेशनल इनकम 2%, 3%, 0.5%, 1% ऐसे लोअर रेट पे डेवलप होता है तो उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ लोअर रेट बोला जाता है। दोनों ही सिनेरियो में नेशनल इनकम इंक्रीज होता हुआ नजर आता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट ये है, अगर नेशनल इनकम बढ़ ही नहीं रहा है, एक जगह पे आके अटक गया है, जैसे लास्ट टाइम हमने 93% नेशनल इनकम किया, इस बार भी 93 है, नेक्स्ट ईयर भी 93 है, ऐसे कंटिन्यूअस 3-4 साल तक 93 पे ही अटका है तो वहां पे हम बोलेंगे स्टैग्नेंट नेशनल इनकम, जिसका मतलब नेशनल इनकम का इंडिकेटर अटक गया है। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, डिक्रीज। अब तक हमने इंक्रीज देखा और एक लेवल पे आके अटक जाना देखा, अब डिक्रीज। अगर नेशनल इनकम कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है, यानी 94 था अब 92 हुआ, फिर 90 हुआ, फिर 86 हुआ, इस तरीके से उसका परसेंटेज रेट जो है गिरता जाएगा तो हम उसको नेगेटिव डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक बोलेंगे या अंडर डेवलप्ड इकोनॉमिक बोलते हैं। सो ये हुआ हमारा 4 तरीका जिससे हम नेशनल इकोनॉमिक को नेशनल इनकम के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ देखते हैं। इसके अलावा हमें यहाँ पे एक टेबुलर एक्सप्रेशंस दिया गया था, जिसका मतलब एक टेबल जो 2015 में वर्ल्ड बैंक ने एक सर्वे किया था उसके बारे में बताया है। उसके अंदर हमें नॉर्वे, अमेरिका, श्रीलंका, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान के बारे में दिया गया। अगर हम नॉर्वे देखते हैं तो वो 2.2 पे था, अमेरिका 2.4 में था, जो श्रीलंका 4.5 पे था, फिर वही चाइना 7.3, सेम इंडिया 7.3 और जो पाकिस्तान है वो भी 4.5 में देखा गया है। अब टेबुलर एक्सप्रेशन देखने के बाद हमें ये उसका एक्सप्रेशन दिया गया कि कुछ कंट्रीज जो होते वो कंट्रीज के अंदर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है नेशनल इनकम का वो बहुत ही हाई रेट पे देखा जाता है। फॉर एग्जांपल इंडिया एंड चाइना, जबकि कुछ कंट्री में लोअर रेट में, जैसे नॉर्वे ले लो, श्रीलंका, यहाँ बढ़ तो रहा है बट 2-4 ऐसे कम रेट पे देखा जा रहा है, जबकि चाइना और इंडिया में 7-8 ऐसा परसेंटेज पे बढ़ता दिख रहा है। तो इंडिया और चाइना जैसी कंट्री जो है हायर रेट में इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहा है, जबकि नॉर्वे और जो श्रीलंका, अमेरिका है, ये लोग सब एक लोअर रेट पे करते हुए नजर आ रहे। इसका मतलब ये है कि इंडिया जैसा कंट्री जो है फास्ट डेवलपिंग कंट्री माना जाता है, क्योंकि वो अपने लिए बहुत ज़्यादा फास्टली डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। बट इससे हम ये भी नहीं कह सकते कि नॉर्वे से ज़्यादा इम्प्रेसिव इंडिया कर रहा है, क्योंकि नॉर्वे, अमेरिका ये सब की बात करते तो ये लोग तो डेवलप्ड कंट्री में आते। जब ये लोगों की डेवलप्ड होने के बावजूद 2-3% इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब कंटिन्यूस 2-3% इंक्रीज, ये इम्प्रेसिव मैटर है जिसके लिए और इंडिया को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। सो यहाँ तक का टॉपिक हमने डिटेल में देखा। सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड द प्रीवियस पोर्शन इन अ वेरी वेल manner. So now let us move on with the line to line explanation of the portion from the textbook from the further part. So today furtherly we are going to see about the limitations of that indicator that we have seen on the previous portion. So now let us move on with the line to line explanation from the textbook. So students, after seeing a short summarization of the previous portion, now we are here with the today's content. So today we are going to see the limitations of the national income calculation indicator. So as usual, I am going to read the paragraph, listen to it carefully, then we will move on with the explanation in a very detailed manner. Limitation. There are some limitation in accepting national income as an indicator of economic development. They are as follow. So हमारे नेशनल इनकम का जो इंडिकेटर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसको एक्सेप्ट करने में कुछ लिमिटेशंस है। वो लिमिटेशंस क्या है वो नीचे दिए गए हैं, वो पढ़ने से हमें पता चलेगा क्यों हमें नेशनल इनकम का जो ग्रोथ रेट है उसको एज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं लेना चाहिए। सो लेट अस सी एंड एनालाइज द प्रॉपर
deeper meaning of the limitations. Difficulty in calculating the true national income. Double counting. Products for self-consumption. Difficulties in calculating depreciation. Illegal income. Tax avoidance. Tax evasion. Barter transaction. Illiteracy. Employment of persons in more than one occupation, etc., makes it difficult to estimate the true national income of the country, and hence national income cannot be considered as a true measuring rod of the rate of economic development of a country. अगर हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो नेशनल इनकम को हम कभी भी एक मेजरिंग रॉड मान नहीं सकते इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हिसाब से। क्यों? सिर्फ पैसे की टके पे अगर कोई चीज़ बढ़ती है तो वो इकोनॉमिक डेवलप माना नहीं जाता। इवन पैसे और उसके साथ जो है उसका ये जो होता है नॉर्मली पैसों के साथ उसका इक्वालिटी लेवल जो होता है वो भी बढ़ना इम्पॉर्टेंट माना जाता है। बट नेशनल इनकम को जब हम एक इंडिकेटर मानते हैं और उसको जब नेशनल इनकम ऑफ फुल कंट्री हम काउंट करते हैं उसमें कई बार ये होता है कि डबल काउंटिंग। एक जगह पे एक बॉक्स बनाने का 10 रुपये लगा, ये ढक्कन एक बना और डब्बा एक जगह बना। डब्बा बना उसमें 2 रुपये खर्चा हुआ, ढक्कन बना वो 8 रुपये, बट ये फिर से 8 रुपये दिखेगा और ये 2 रुपया वो अलग अपने अकाउंट में दिखेगा। इसका मतलब 12 रुपये में एक डब्बा बना, ऐसा नेशनल इनकम काउंट करते वक्त पता चलेगा। सो डबल काउंटिंग हो जाता है। दूसरा, कई बार सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी प्रोडक्ट्स ले लिए जाते, उसको भी इनकम के रूप में गिना जाता है। कैलकुलेशन, हम अलग अलग टाइप ऑफ कैलकुलेशन यूज़ करते डेप्रिसिएशन के लिए। उस डेप्रिसिएशन मेथड के भी डिफ़िकल्टीज जो होते हैं उसमें भी हमारा नेशनल इनकम रॉन्गली प्रेजेंट किया जाता है। इलीगल इनकम जो होता है वो नेशनल इनकम में कभी काउंट अप नहीं होता, बट वो पैसे भी कंट्री के अंदर होता है। कई लोग टैक्स अवॉइडेंस करते, टैक्स अवॉइडेंस मतलब उनका अगर 1 लाख रुपए टैक्स भरना आता है तो वो ऐसी कोई चीज़ ढूंढते हैं जिससे और कम टैक्स हो जाए और 30,000 40,000 में निपटाने की कोशिश करते। तो टैक्स अवॉइड करना, टैक्स इवेशन यानी उसकी चोरी करना, उसको इतना लीगली प्रेजेंट करना कि लोगों को पता ही नहीं चले कि उसका चोरी किया। फॉर एग्जांपल, अगर आपका बिजनेस का बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को तोड़ के आप दोबारा बनाते हो तो उस साल आपको टैक्स नहीं भरना पड़ता। तो कई बार अच्छे बिजनेसमैन क्या करते, बहुत ज़्यादा लंप अमाउंट का प्रॉफिट हुआ, करोड़ों में जब प्रॉफिट होता है तो वो बिल्डिंग तोड़ के बनाते और उसका जो लीगल खर्चा बताते, बट उसका खर्चा कितना हुआ होगा, मिनिमम चलो 20 लाख 30 लाख, बट बाकी के 70 लाख का क्या होगा ऐसा पता नहीं चलता। तो टैक्स इवेशन भी एक टाइप का कर चोरी माना जाता है। बार्टर ट्रांजेक्शन, बार्टर सिस्टम याद है ना, कोई चीज़ दे के दूसरा चीज़ लेना, वो ट्रांजेक्शन आज भी इंडिया के अंदर होता है ऐसा माना जाता है। लोग पढ़े लिखे नहीं होते इसलिए उनको इसके रिलेटेड, नेशनल इनकम के रिलेटेड ज़्यादातर चीज़ें पता नहीं होता है। एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन, एक इंसान एक से ज़्यादा जगह पे जब काम करता है तो ऐसी सारी चीज़ों को हम नेशनल इनकम काउंट करते वक्त काउंट नहीं कर सकते। बहुत ही मुश्किल होता है ये सारी चीज़ों को समझने के लिए, इसलिए हम कभी भी नेशनल इनकम को एक मेजरिंग रॉड की तरह मान नहीं सकते हैं। सो नाउ लेट अस मूव ऑन विद द सेकंड पॉइंट इन द फर्दर पोर्शन। Population. By just knowing the national income of a country, the rate of economic development cannot be understood. Hence, the extent of population should also be known. If the rate of growth and the national income is lesser than the rate of growth of population, then development is said to be negative. If the rate of growth of national income is higher than the rate of growth of population, then the rate of the economic development is पॉजिटिव। सो पॉपुलेशन, हम नेशनल इनकम को सिर्फ काउंट करके ये बोल दे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट है तो ये चीज़ें समझ में नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए हमारे यहाँ पॉपुलेशन कितना है, पॉपुलेशन कितना हद तक बढ़ता जा रहा है। अगर कोई देश में पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है और उसके हिसाब से नेशनल इनकम का ग्रोथ नहीं है और उससे कम है तो वो डेवलपमेंट वहाँ पे कैसा माना जाएगा, नेगेटिव माना जाएगा। वही सेम वाइस वर्सा हो जाता है। अगर कोई देश में
पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, उसी के साथ नेशनल इनकम भी बढ़ता जा रहा है एक हद तक लिमिटेड वे में, और उससे भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉजिटिव माना जाएगा। तो नेशनल इनकम को अकेले आप काउंट करोगे तो वो पॉसिबल नहीं है। वहाँ पे वो पॉपुलेशन कितना बढ़ता जा रहा है, उसके साथ नेशनल इनकम बढ़ रहा है कि घट रहा है, वो सिचुएशन के हिसाब से आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट है कि नहीं ये पता चलता है। तो इकोनॉमिक रेट को सिर्फ और सिर्फ नेशनल इनकम से समझा नहीं जा सकता। Different method of calculating national income. There are different methods used to calculate national income across the world. The most important among there are production income and expenditure method. When a country's national income is measured through two different methods, the result instead of remaining the same differ. As different countries adopt different methods to calculate national income, international comparison becomes difficult. थर्ड पॉइंट है डिफरेंट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। अगर आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना चाहते हो तो आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि आपको वो 3 मेथड पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि इनकम मेथड, एक प्रोडक्शन मेथड और एक एक्सपेंडिचर मेथड पे कर सकते हो। तो ये जो डिफरेंट मेथड्स है जिसमें पूरे दुनिया में लोग अलग अलग मेथड्स यूज़ करके नेशनल इनकम काउंट अप करते, इसलिए इम्पोर्टेंटली हमारे पास क्या हो जाता है, कभी हमारे कंट्री के लिए हमें मेजर करना तो हम कौन सा मेथड ले रहे हैं ये इंपॉर्टेंट होता है। हम इनकम ले रहे हैं क्या, एक्सपेंडिचर ले रहे हैं क्या, फिर प्रोडक्शन ले रहे हैं। ये लेने के बाद अगर मैं ऐसा सोचती हूँ कि मुझे दूसरे कोई कंट्री के साथ कंपेरिजन करना है तो वो कंट्री ने कौन सा मेथड लिया ये इंपॉर्टेंटली जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि सारे कंट्रीज अपने कंट्रीज के हिसाब से अलग अलग मेथड्स जो है अडॉप्ट करते। अब अलग अलग मेथड लेके अगर इंडिया का प्रोडक्शन में देखो, इनकम में देखो और एक्सपेंडिचर में देखो, तीनों में उसका रिजल्ट अलग अलग मिलेगा। तो इस तरीके से जब सबका अलग अलग रिजल्ट मिलता है तो दो कंट्री का कंपैरिजन करना और दोनों ने अलग मेथड से नेशनल इनकम काउंट अप किया हो तो वो पॉसिबिलिटी ही नहीं होता है कि वो दोनों को हम कंपैरिजन कर पाए। इसलिए इंटरनेशनल कंपैरिजन बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ऐसा माना जाता है। सो ये थे लिमिटेशन जो 3 पॉइंट में दिए गए। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉपुलेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये आप लोगों को पता है। नेक्स्ट नेशनल इनकम में जो है हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है आगे की टेंडेंसी को देखते हैं और रेदर देन दैट इसके मेथड्स भी अलग होते हैं। सो ये 3 पॉइंट के बाद हम देखेंगे ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम, जो कि आप लोगों का सेकेंड इंडिकेटर माना जाता है। सो नाउ लेट अस मूव ऑन विद द सेकेंड इंडिकेटर ऑफ द पर कैपिटा इनकम। According to this indicator, when the per capita income of a country increases for a long period continuously, it can be said that economic development has taken place. Per capita income is average income per head. Per capita income is gross national income of a country divided by the population of that country. This indicator takes into account the population of the country too, and hence per capita income as an indicator is superior to the national income as an indicator. The expert of UNO, United Nations Organization, has recommended per capita income as an indicator of economic development, just as national income. If per capita income is high and if rate of growth is high, it can be said that the development has taken place. So अगर हम इंडिकेटर के हिसाब से देखें पर कैपिटा इंडिकेटर का मतलब क्या, जब भी हम पर कैपिटा इनकम कोई भी कंट्री का इंक्रीज होता हुआ कंटिन्यूसली देखते जाए तो वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलप हो रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। पर कैपिटा इनकम मतलब एक इंसान के सिर पे एवरेज इनकम जो गिरता है उसको पर कैपिटा इनकम बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपया नेशनल इनकम है और 10,000 पॉपुलेशन है, तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 10,000 करेंगे तो एक इंसान के सिर पे कितना बैठेगा, सीधी गिनती है 3 zeros and 4 zeros कट, एक इंसान के सिर पे 10 रुपया बैठता है। तो 10,000 इंसान अगर 10-10 रुपया कमाते तो वो 1 लाख रुपया हो जाता है। तो एवरेज इनकम पर हेड 10 रुपीज़ हुआ। ऐसा हमारा नेशनल इनकम, हमारा भी एक पर कैपिटा इनकम माना जाता है। तो पर कैपिटा इनकम मतलब ग्रोस नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री होता है, उसको हम पॉपुलेशन से जब डिवाइड कर देते उसके ऊपर जो एवरेज आंसर आता है उसको पर कैपिटा इनकम बोला जाता है। ये इंडिकेटर जो है वो पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री को भी काउंटिंग में लेता है।
इसलिए पर कैपिटा इनकम को एक सुपीरियर माना जाता है नेशनल इनकम पे। नेशनल इनकम का लिमिटेशन था कि उसमें पॉपुलेशन गिना नहीं जाता, बट इसमें पॉपुलेशन को भी कंसिडर किया जाता है। सो इस तरीके से यहाँ पे हर चीज़ को ध्यान दिया जाता है, यानी दोनों नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम में पॉपुलेशन दोनों को इंक्लूड किया जाता है, इसलिए पर कैपिटा इनकम नेशनल इनकम से थोड़ा सुपीरियर इंडिकेटर माना जाता है। इसके अलावा यूएनए को जो एक्सपर्ट्स है वो ऐसा बोलते हैं कि पर कैपिटा इनकम जो है वो इकोनॉमिक इंडिकेटर के थ्रू में हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो नेशनल इनकम है पर कैपिटा इनकम अगर ये हाई है इसका मतलब रेट ऑफ ग्रोथ भी हाई है। इस तरीके से डेवलपमेंट वहाँ पे प्लेस आउट कर रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। सो यहाँ तक का टॉपिक आज हमारा यहाँ के वीडियो तक रखेंगे। सो फर्दर का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एज यूजुअल आप सबको पता है, जैसे ही हमने एक्सप्लेनेशन देख लिया हम क्या करेंगे, एक छोटा सा समराइजेशन की ओर जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस मूव ऑन विद अ शॉर्ट समराइजेशन ऑफ द टॉपिक दैट वी हैव सीन टुडे। स्टूडेंट्स, आई होप दैट आज हमने जो टॉपिक देखा ये आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आज हमने डिटेल में देखा जो ग्रोथ इंडिकेटर है नेशनल इनकम के, उसके 3 लिमिटेशंस को देखा। उसके बाद हमने जो है पर कैपिटा इनकम के जो सेकेंड इंडिकेटर उसका एक पैराग्राफ को डिटेल में देखा। आप लोगों को अगर कोई भी टॉपिक इसमें समझ में नहीं आया हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके रिलेटेड हम एक छोटा सा समराइजेशन देख लेते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है देन डोंट वरी, ये समराइजेशन देखने के बाद आपको हर चीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, नाउ लेट अस मूव ऑन विद द शॉर्ट समराइजेशन ऑफ द टॉपिक दैट वी हैव सीन। सो अगर हम बात करें पर कैपिटा इनकम, अगर हम बात करें नेशनल इनकम की इंडिकेटर के बारे में, इसकी सारी एडवांटेजेस को तो हमने देखा था, बट लिमिटेशन की बात करते हैं तो फर्स्ट लिमिटेशन इसका है कि नॉट पॉसिबल, डिफिकल्ट इन कैलकुलेटिंग द ट्रू नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम को काउंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? नेशनल इनकम को काउंट करने के लिए पूरे कंट्री में जितने पॉपुलेशन है सब लोगों का जो है इनकम क्या है ये चीज़ के बारे में मानना पड़ता है। सिर्फ और सिर्फ नेशनल इनकम बढ़ जाता है तो इकोनॉमिक बढ़ गया ऐसा हम बोल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अगर इनकम बढ़ता है तो वो नेशनल इनकम बढ़ा है तो हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा है, क्या हमारा क्वालिटेटिव चेंजेस है, ये सब चीज़ें हमें बताता नहीं है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या करता है, सारे चीज़ों पे ध्यान देता है। अब नेशनल इनकम को काउंट करते वक्त बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। ये प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है? मेजर्स प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करें तो डबल काउंटिंग यानी एक ही चीज़ का दो अलग अलग जगह पे काउंट करना। जैसे हमने एक डब्बे का एग्जाम्पल देखा, एक डब्बा बनता है तो ढक्कन एक जगह बनता है और उसका नीचे का चीज अलग जगह बनता है। कार के एग्जाम्पल ले लो, टायर एक जगह बनता है, सीट एक जगह बनता है। अब टायर वाला टायर बनाने का खर्चा अपना इनकम में दिखा रहा है और वही टायर का जो ये है उसको कैलकुलेट करके उसका प्राइस वाला कार का इनकम एक जगह दिखता है, तो डबल काउंटिंग हो जाता है। सेकेंड, इसके बाद अगर हम बात करें डबल काउंटिंग के बाद टैक्स इवेशन एंड टैक्स अवॉइडेंस। कुछ लोग जानबूझ के टैक्स भरते ही नहीं है, आवक आता है वो दिखाते ही नहीं है। सेकेंड, जो आवक आता है उसको गलत तरीके से कहीं ना कहीं चैरिटी में करते हैं ऐसा दिखाते हैं, बट सीरियसली उतना चैरिटी नहीं करते। 10,000 का चैरिटी देंगे और 1 लाख का बिल ले लेंगे, तो इस तरीके का टैक्स इवेशन भी किया जाता है। इसके अलावा हम बात करें इलीगल इनकम, कंट्री में कितने सारे इलीगल इनकम है जो कभी काउंट अप में आता नहीं है। उसके बाद हम बात करते तो इलिटरेसी, लोगों को पता ही नहीं होता है कि नेशनल इनकम का मतलब क्या है, वो टैक्स भरने से क्या उसके बेनिफिट्स होते हैं और क्या नहीं होते। सो इस तरीके से यहाँ पे ये सारी चीज़ों का ध्यान नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करते हैं टैक्स अवॉइशन, इवेशन, अवॉइडेंस, इवेशन, ये सब के बाद तो जॉब। इंसान 1 से 2 जगह पे काम करता है तो उसकी 2 सैलरी आता है, बट लीगली उसका एक ही सैलरी माना जाता है। फॉर एग्जांपल टीचर्स ले लो, स्कूल में जॉब करते हैं, ट्यूशंस करवाते हैं, तो अगर इनको सैलरी अकाउंट है तो इनका सैलरी सिर्फ स्कूल में से जो आता है वही माना जाता है। एक्स्ट्रा वो ट्यूशंस जो करवाते हैं उसकी पैसे नेशनल इनकम में गिनता नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है काउंटिंग कुछ चीज़ों की छूट जाती है। तो हमारा जो भी
नेशनल इनकम आता वो ट्रू है ऐसा हम कैसे माने। इसलिए हम नेशनल इनकम को कभी भी एक मेजरिंग रॉड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट मान नहीं सकते। नेक्स्ट टॉपिक हमने देखा वो था पॉपुलेशन के बारे में। आप लोगों को पता है कि हर एक जगह पे पॉपुलेशन का मैटर जो है वो इम्पोर्टेंटली माना जाता है। विदाउट पॉपुलेशन हम नेशनल इनकम को ही खाली गिन के हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं हुआ ये चीज़ें बता नहीं सकते। अगर हम बात करते हैं नेशनल इनकम की तो वो पॉपुलेशन के साथ जुड़ा, इसलिए हमें कहीं ना कहीं पॉपुलेशन का भी यहाँ पे पता होना चाहिए, बट यहाँ पे ये चीज़ को ध्यान दिया नहीं जाता। अब जितना पॉपुलेशन बढ़ता है उसके हिसाब से नेशनल इनकम हर साल बढ़ता जा रहा है तो वो एक पॉजिटिव है ऐसा माना जाएगा, बट जितना पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है उसके सामने अगर नेशनल इनकम घटता जाता तो वो एक नेगेटिव इनकम है ऐसा माना, इम्पैक्ट है ऐसा माना जाता है। तो डेवलपमेंट यहाँ पे नेगेटिव हुआ ऐसा हम कंसिडर करेंगे, बट हम पॉपुलेशन को कंसिडर ही नहीं करते तो हम कैसे एक नेशनल इनकम को इंडिकेटर के रूप में मान सकते हैं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन माना जाता है। सो सेकेंड पॉइंट जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऐसा माना गया है। इसके बाद थर्ड हमने देखा, थर्ड हमारा टॉपिक था नेशनल इनकम की बात करें तो इसके जो मेथड्स होते हैं वो बहुत ही डिफरेंट होते हैं। आपको पता है हर एक इंडिकेटर को कैलकुलेट करने का एक मेथड होता है। इवन आपके प्रीवियस ईयर यानी 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था नेशनल इनकम को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए 3 डिफरेंट मेथड माना जाता है। एक है इनकम, दूसरा है प्रोडक्शन एंड थर्ड है एक्सपेंडिचर। तो ये तीनों जो है अलग तरीके से कैलकुलेट किया जाता है और तीनों में जो फैक्टर्स है ये भी अलग इंडिकेट किया जाता है। तो तीनों का एक अलग इंपॉर्टेंस है ऐसा माना जाता है। अब हर एक कंट्री सेम मेथड यूज करता हो ऐसा नेसेसरी नहीं है। हर एक कंट्री अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो है मेथड यूज करता है। इसका मतलब हर एक कंट्री अलग अलग मेथड यूज करता है, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो अगर हमें 2 या 3 कंट्री का कंपैरिजन करना है तो ये कैसे पॉसिबल है। वहां पे एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि उसने कौन से मेथड से कैलकुलेट किया। अगर एक ने प्रोडक्शन से किया और एक ने इनकम किया और दोनों को अगर हम कंपैरिजन करें तो रिजल्ट कैसे सेम आएगा, उसका रिजल्ट जेन्युइनली सही माना नहीं जाएगा। इवन आप इंडिया की बात करो, इंडिया की नेशनल इनकम है उसको आप प्रोडक्शन से भी गिन के देखो, इनकम से भी गिन के देखो और एक्सपेंडिचर, तीनों का रिजल्ट अलग आएगा, एक भी रिजल्ट सेम नहीं आएगा क्योंकि तीनों में जो फैक्टर्स कंक्लूड किया जाता है वो अलग अलग होते हैं। तो इस तरीके से हर एक कंट्री अपने कंट्री के हिसाब से जो है फैक्टर्स को कंक्लूड करता है। तो यहाँ पे जो है अलग कंट्री का कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाता है। तो इंटरनेशनल कंपैरिजन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है यहाँ पे नेशनल इनकम इंडिकेटर में ये माना जाता है। सो ये थे 3 लिमिटेशन नेशनल इनकम के बारे में। इसके बाद हमने ये देखा ग्रोथ इंडिकेटर ऑफ पर कैपिटा इनकम जो कि तुम्हारा सेकेंड इंडिकेटर है ऐसा माना जाता है। तो ग्रोथ इंडिकेटर ऑफ पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या। पर कैपिटा इनकम जो है वो जो है ग्रोस हमारा जो नेशनल इनकम आता है उस नेशनल इनकम को अगर हम पॉपुलेशन से डिवाइड करते तो जो एवरेज अमाउंट आता है पर हेड, एक इंसान के सिर पे जो एवरेज अमाउंट आता है उसको हम पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। इसमें पॉपुलेशन को कंसिडर किया जाता है। सो यहाँ पे पॉपुलेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। पॉपुलेशन जितना हो उस हिसाब से पर हेड उनका एवरेज माना जाता है। यहाँ इसको जो है नेशनल इनकम से एक सुपीरियर इंडिकेटर माना जाता है। अगर बात नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम इंडिकेटर की आती है तो पर कैपिटा इंडिकेटर को थोड़ा इंपॉर्टेंस ज्यादा दिया जाता है क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन को भी कंसिडर किया जाता है। अब ये कैसे कर सकता था इसका एक एग्जाम्पल हमने देखे। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपया एक कंट्री का नेशनल इनकम है और वहां का पॉपुलेशन 10,000 है तो हम अगर 1 लाख डिवाइडेड बाय 10,000 यानी नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय जो है पॉपुलेशन करेंगे तो पर इंसान एवरेज 10 रुपया आता है। तो एक इंसान का पर कैपिटा इनकम कितना हुआ, 10 रुपया हुआ ऐसा माना जाएगा। इवन यहाँ पे ये देखा जाता है अगर पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होता है एक लॉन्ग पीरियड तक तो वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्रीज हुआ ये माना जाएगा। पॉपुलेशन के साथ साथ अगर पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा तो वो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है ऐसा माना जाएगा। सो यहाँ तक का टॉपिक यहाँ तक का टॉपिक हमने डिटेल में देखा था। सो स्टूडेंट्स आई होप दैट आप लोगों को ये टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।
रदर देन दैट इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप दैट ये वीडियो आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग रहा होगा। अंटिल द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो इज नॉट कमिंग, आई होप दैट यू ऑल विल बी फाइन, सेफ, फिट एट होम। अंटिल दैट, जय हिंद, जय भारत।